हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू स्टूडेंट के साथ। इन्होंने PPMET पंजाब पैरा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया है विद वेरी गुड परसेंटाइल। तो जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी एंड और भी बहुत सारे पॉइंट्स, इनका पूरा एग्जाम का रिव्यू, सनी कोचिंग क्लासेस का रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम, कहाँ से हैं और कितना परसेंटाइल है किस एग्ज़ाम में। Hello everyone, my name is Shruti Ahuja. I am from Ludhiana and I have secured 98.6 percentile in PPMET exam. तो आपके अकॉर्डिंग PPMET एग्ज़ाम कैसा है, मतलब क्या लेवल है, किस टाइप का एग्ज़ाम है? एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट है। अगर तैयारी करके जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। 5 सब्जेक्ट्स है, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए होंगे? इस साल 100 क्वेश्चन थे, 20 सब्जेक्ट के थे। ठीक है, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स ईच था, सॉरी। ठीक है, ओके। आपके अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट को प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए? प्रिपरेशन बायो के लिए तो मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल NCERT पहले रेफ़र करो, फिर उसके बाद पोर्टल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल है, क्योंकि समटाइम्स आउट ऑफ NCERT भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, पोर्टल क्या है उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट कर दो। पोर्टल एक तरह की सनी कोचिंग क्लासेस की वेबसाइट है, वहाँ पे स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आप पोर्टल भी करके जाओगे और NCERT भी, तब भी आपके गुड परसेंटेज आ जाएंगे। ओके, एग्ज़ाम में +1 का पोर्शन ज़्यादा आता है बायो में से या +2 का? दोनों 50-50 रहते हैं। और बॉटनी पोर्शन ज़्यादा आता है या ज़ूलॉजी? 50-50 है दोनों में, बॉटनी ज़ूलॉजी। केमिस्ट्री में से किस पार्ट की वेटेज ज़्यादा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? ऑर्गेनिक की तो इस बार कम रही थी वेटेज, इनऑर्गेनिक की ज़्यादा थी। ठीक है, और फिजिक्स में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं PPMET में या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? 10 to 15 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल थे, बीच 2-3 क्वेश्चंस बेसिक न्यूमेरिकल थे, 2-3 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे न्यूमेरिकल्स। ओके, आपका सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो मेरा नर्सिंग एप्टीट्यूड ही था। ओके, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फेवरेट सब्जेक्ट? बायोलॉजी। ओके, मेडिकल स्टूडेंट्स को फिजिक्स टफ लगती होती है नॉर्मली। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपके क्लासमेट भी होंगे जो फिजिक्स नहीं हो रही, फिजिक्स कैसे करें, फिजिक्स नहीं होती, क्या करें, कैसे करें। तो आपका क्या मतलब कहना है उनको कि फ़िज़िक्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए? फिज़िक्स की तैयारी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जैसे आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से फिर भी हो जाते हैं। ठीक है, ओके। आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए थे दिस ईयर? दिस ईयर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि क्वालिफाई नहीं होती क्योंकि मैंने विदाउट प्रिपरेशन दिया था। और उसके बाद एम्स नर्सिंग का दिया था पेपर, एंड देन PG MER का दिया था, देन PPMET GCT भी दिया था लास्ट में। ओके, तो आपको ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं जो आपने अभी कहा कि मैंने दिए थे, उसमें क्या कॉमन पॉइंट लगा? कॉमन पॉइंट ये था कि बायोलॉजी बहुत इजी रही थी मतलब सभी सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी बहुत इजी थी। और फिज़िक्स केमिस्ट्री में ऐसे था, किसी में टफ आ रही है, किसी में इजी आ रही है, एक सब्जेक्ट का डिफरेंस था। बायो मॉडरेट थी सभी एग्ज़ाम्स? हाँ जी। ओके, चलो थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, नीट वर्सेस PPMET, इन दोनों में कितना सेम या डिफरेंस है? नीट में ये है कि सारा कुछ टोटली NCERT से था, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। PPMET में ये है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, और क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है, 180 उसमें होते हैं और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और PGI एंड PGI चंडीगढ़ एंड PPMET कितने अलग हैं या सेम है? PGI MER में ये था कि केमिस्ट्री इस बार डिफ़िकल्ट आई थी, PPMET में बहुत इजी थी। मतलब PPMET का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था एज़ कम्पेयर टू PGI के थोड़ा सा टफ था। ठीक है, PGI चंडीगढ़ एंड GCT जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का GCT एंट्रेंस है, वो उनमें क्या मतलब सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी है? GCT का कंपैरेटिवली देखा जाए PGI से तो वो इजी था। ठीक है, क्या मतलब था जिसकी वजह से वो इजी बना? इजी ये था कि केमिस्ट्री फिज़िक्स बहुत इजी थी GCT में, बायोलॉजी थोड़ी सी टफ थी, बट PGI या MER में तीनों सब्जेक्ट्स थे, उसमें केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट थी, पहले बता चुकी हूँ, और बायो और फिज़िक्स थी। ठीक है,
आपके अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट को कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए ताकि वो पीजीआई MER एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, और कोई नहीं सिर्फ पीजीआई को क्लियर करना है तो क्या फॉलो करना चाहिए? टिप्स तो ये है कि बायो में फ़र्स्ट ऑफ ऑल NCERT देन पोर्टल, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी ज़्यादा वेटेज होती है, और जिसमें न्यूमेरिकल भी थे ज़्यादा इस बार। ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट ने एम्स BSc नर्सिंग की तैयारी करनी है तो क्या टिप्स होने चाहिए ताकि वो एम्स BSc नर्सिंग को क्वालिफाई करें? एम्स BSc नर्सिंग के लिए इस बार मैंने दिया था तो उसमें बायो तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी थी, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी, और उसमें ऑर्गेनिक ज़्यादा थी, और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा, मतलब टोटली न्यूमेरिकल पोर्शन था। एम्स BSc नर्सिंग में नेगेटिव मार्किंग थी? यस मैम, 1/3 थी नेगेटिव मार्किंग। और पीजीआई में नेगेटिव मार्किंग? पीजीआई में 1/4 थी। ठीक है, ओके। और GCET के लिए क्या टिप्स हैं? अगर कोई स्टूडेंट है जो GCET की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने कहीं और नहीं सिर्फ वहीं पे एडमिशन लेनी है, तो वो क्या कुछ फॉलो करेगी? GCET के लिए तो इस बार था केमिस्ट्री फिज़िक्स में न्यूमेरिकल मॉडरेट लेवल के थे जो कि हमसे सॉल्व हो सकते हैं, और मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे ज़्यादातर, न्यूमेरिकल थोड़े से थे, और बायो 50% थी तो इसलिए बायो पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है। GCET में किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं? GCET में बायो के 50 क्वेश्चन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 25। नेगेटिव मार्किंग है GCET में? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। ये GCET जो एग्ज़ाम है इसमें +1 का पोर्शन आता है, +2 या दोनों का? दोनों का आता है इक्वल। ठीक है। और जो एम्स BSc नर्सिंग एंड PGI चंडीगढ़ है या PPMET है, इनमें +1 आता है, +2 या दोनों? दोनों ही आता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम +1 का अगर करके चले जाए तो क्लियर हो जाएगा, हमें दोनों की वेटेज देखनी चाहिए, दोनों इक्वल है। ठीक है। अब आ जाते हैं PPMET एग्ज़ाम में। PPMET की अगर प्रेपरेशन करनी है तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे जाके एंड करे कोई भी स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे जब न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट करना तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT रीड करनी चाहिए, और NCERT से जब पहले भी कहा कि आउट ऑफ NCERT भी आ जाता है तो फिर उसके लिए पोर्टल भी करना चाहिए। ठीक है, ओके। कोई 3 ऐसे टिप्स जो कोई स्टूडेंट फॉलो करे टू क्लियर एनी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो एम्स BSc नर्सिंग हो, चाहे वो PGI हो, PPMET हो या GCET हो, आपके पास इन सभी का रिव्यू है। कौन से ऐसे 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, और फोकस होकर स्टडी करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा पढ़ा हो तो ध्यान हट गया। एक जगह पे फोकस होकर स्टडी करनी चाहिए और कंसेप्ट को माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि अगर थोड़ा सा याद रखते हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। ठीक है। और कोई ऐसी 3 चीज़ें जो स्टूडेंट को नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रेस ही है कि अगर स्ट्रेस होएगा तो स्टूडेंट तो भूल ही जाएगा सब कुछ। एंड देन द सेकंड नंबर पे सोशल मीडिया हो गया कि सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एंड देन प्रिपरेशन के भी टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो फिर उसे साथ में फ़ोन लेके नहीं बैठना चाहिए, फ़ोन को साइलेंट पे रखना चाहिए कि फ़ोन पे जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आए उसे ना देखें। ठीक है। बिगेस्ट फियर क्या था आपका ड्यूरिंग प्रिपरेशन? बिगेस्ट फियर मेरा स्ट्रेस था। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्स में मैंने यही मतलब किया था कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया था, स्ट्रेस की वजह से सारा मेरा काम ख़राब हो गया था। ठीक है। आप कह रहे हो कि आपने नीट की नहीं तैयारी करी थी उस टाइम पे, मतलब आपने ऐसे ही पेपर दिया था, आपने BSc नर्सिंग की तैयारी करी थी, तो आपने नीट को सीरियसली क्यों नहीं लिया? मतलब नहीं जाना था, MBBS में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, MBBS में इंटरेस्ट था पहले कि अगर क्वालिफाई हो जाता है, कि मैंने सोचा था कि पहले ड्रॉप ले लेते हैं, बट फिर पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, मतलब BSc नर्सिंग अच्छा करियर है, फ़ॉरेन में भी ज़्यादा स्कोप है, इसलिए फिर मैंने कोचिंग ली थी। ठीक है, फिर आपने BSc नर्सिंग को ही मेन माना? यस मैम। ठीक है। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए, और उसके बाद फ़ॉरेन का प्लान है। ठीक है। आपके अब सिलेक्टेड गवर्नमेंट या आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस कौन से हैं? राजेंद्रा पटियाला फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड अमृतसर, एंड देन थर्ड फरीदकोट। ठीक है।
अगर आप यहाँ पे ना होते, बीएससी नर्सिंग ना कर रहे होते, तो आप कहाँ होते? अगर बीएससी नर्सिंग का ना होता मेरा प्लान तो फिर ड्रॉप तो था ही एमबीबीएस के लिए। ठीक है, फिर एमबीबीएस के लिए ड्रॉप होना था। ओके, आपने कोई ये बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस को विजिट भी किया है, जाके देखा है? यस मैम, राजेंद्र पटियाला। ओके, तो उसका कैंपस कॉलेज वगैरह का कैसा एक्सपीरियंस रहा देखने में? फर्स्ट विजिट, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। फर्स्ट विज़िट तो हम फर्स्ट टाइम गए थे राजेंद्र हॉस्पिटल, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आई थी, बट जब हम वहाँ पे टीचर से मिले, स्टूडेंट से मिले, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा है कॉलेज, सैलरी पैकेज भी अच्छा है, कि उसके मतलब कहते हैं कि डिग्री करने के बाद मतलब आपको एक पेपर देना होता है गवर्नमेंट नर्सिस का, वो गवर्नमेंट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी करवाती है। तो फिर वो कहते हैं उसके बाद अगर आपका पेपर क्लियर हो गया तो आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी स्टार्टिंग में ही। ठीक है, मतलब स्टाफ नर्स के अगर आप पोस्ट पे जाते हो तो काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। ओके, और कैसा है बिल्डिंग वगैरह देखने में कैसी है? बिल्डिंग तो ठीक ठीक ही है, मतलब अभी पूरी विज़िट नहीं करी थी, अभी सिर्फ मतलब टीचर्स ही मिले थे, क्लासेस वगैरह नहीं देखी अभी हमने। तो वहाँ पे जब आप प्रोफेसर से, टीचर से मिले, तो आपको कैसा लगा उनका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिहेवियर या बताने का भी, मतलब कैसा लगा पर्सनली आपको? ये देखा जाए तो ठीक था, क्योंकि अभी उनके टीचर्स के साथ अब अच्छी तरह बॉन्डिंग नहीं हो पाई। मतलब टीचर्स ने अच्छा गाइड किया, उन्होंने हॉस्टल वगैरह भी दिखाया, मतलब फ़ीस वगैरह बताई उन्होंने कि क्या है, कि तुम्हारी सैलरी क्या होएगी आफ्टर डिग्री, ये सब। कितनी सैलरी उन्होंने आपको बताई है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कितना पैकेज मिल सकता है? पैकेज मैम 30,000 पर मंथ है फर्स्ट 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स वो कहते हैं डबल हो जाएगा, यानी कि 60,000। ठीक है, ओके। और वहाँ पे फिर हॉस्टल वगैरह पे विज़िट किया? हाँ जी मैम। वो कैसा लगा? हॉस्टल रूम ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्लोर का रूम दिया था उन्होंने, तो वो कहते हैं कि देख लो आप रूम, जब मतलब आपकी एडमिशन हो जाएगी, फ़ीस वगैरह हो जाएगी, तो फिर आप देख लेना। ठीक है। अब वहाँ पे बच्चों से भी मिले कुछ जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी कर रहे हो? हाँ जी मैम। वो कैसे लगे, मतलब बताया रिव्यू की पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा लगा मतलब? हाँ जी, वो कहते हैं कि फर्स्ट 3 मतलब जैसे 6-7 आवर्स की क्लासेस होती हैं, तो 3 to 4 आवर पहले ड्यूटीज़ होंगी, फिर उसके बाद जो टाइम रह गया उसमें थ्योरी क्लासेस होंगी। ठीक है, पढ़ाने वाइज जो पढ़ाते हैं या जो ट्रेनिंग में सिखाते हैं वो अच्छा सिखाते हैं, समझ आता है, मतलब अच्छा है, कोऑपरेटिव है? हाँ जी, तो एक फर्स्ट ईयर की मिली, तो 3rd ईयर की वो तो कह रहे थे, कहते ठीक है। ठीक है, ओके। आप वैसे कहाँ से हैं? लुधियाना। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये टॉप 3 कॉलेजेस को छोड़ दो, कोई और सेलेक्ट करो कॉलेज, तो आप कौन सा करोगे? मतलब आप फरीदकोट, अमृतसर एंड पटियाला, ये 3 कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दो, कोई और 3 सेलेक्ट करो किसी और के लिए, तो आप कौन से उन्हें सजेस्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीएमसी है, एंड देन सेकंड वन इज़ आप कर सकते हो, मतलब लास्ट 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गया, गोविंदवाल हो गया, फाजिल का हो गया। अगर पढ़ते टाइम आपको कोई डाउट होता था, कोई चीज़ पूछनी होती थी, तो आप उसको कैसे क्लियर करते थे? हाँ, कोई डाउट होता है तो फिर मैं सनी कोचिंग क्लासेस से कोचिंग लेती हूँ, और मतलब जैसे कोई भी डाउट हुआ मैंने मैसेज डाल दिया, अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन साथ के साथ क्लियर हो जाता है डाउट। आपने कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन करी थी या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ठीक है, आपने ज्वाइन कब किया था, कोई याद हो मंथ या डेट कुछ? आई थिंक मिड मार्च। मिड मार्च, तो आपका मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने लगभग आपको टाइम मिल गया, क्योंकि मिड अगस्त में ही पेपर हुआ, एग्जैक्ट 6 महीने मिल गए। तो ये 6 मंथ की जर्नी में आपका सनी कोचिंग क्लासेस के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा सुपर रहा, मतलब कि जब मैंने ज्वाइन किया था डर लगता था टीचर से, पता नहीं क्या स्ट्रिक्ट है कि क्या है, तो बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मतलब टेस्ट होते गए वीकली, डाउट्स भी क्लियर होते गए, चैप्टर्स भी मतलब मल्टीपल टाइम सर ने, मैम ने, दोनों ने करवाया था, रिवीजन भी करवाई अच्छी तरह से, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। ठीक है, ओके।
आपको जब प्रेपरेशन करवाई गई थी तब आपको कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट वगैरह भी शेयर करी गई थी कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो, या पूरा ही सिलेबस सारा ही करो? नहीं, लिस्ट टीचर्स ने प्रोवाइड करवाई थी कि वेटेज के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई थी कि किस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, किस चैप्टर की कम है, किस चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने उसी अकॉर्डिंग ही फॉलो किया? यस मैम। और एग्ज़ाम भी ये सारे उसी के अकॉर्डिंग थे या अलग थे? उसी के अकॉर्डिंग थे, जैसे जैसे हम प्रिपरेशन करी गई वैसे वैसे एग्ज़ाम भी क्लियर होते गए। ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेपरेशन आपके रोल मॉडल कौन रहे? माय टीचर्स। ठीक है। प्रेपरेशन टाइम पे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की कितनी कंट्रीब्यूशन रही? कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स और टीचर्स की फुल कंट्रीब्यूशन थे। पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, टीचर्स ने भी सपोर्ट किया। टीचर्स ने ऐसा सपोर्ट किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एंड देन मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब इनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, वेटेज किसकी ज़्यादा है, ऐसे। न्यूमेरिकल्स वगैरह की आपको भी मुश्किल आती थी सॉल्व करने टाइम पे? हाँ जी, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी। जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो फिर प्रॉब्लम दूर हो गई। कैसे? प्रैक्टिस। ओके, ठीक है। अगर पढ़ते टाइम कभी हो गया कि मेरे से नहीं है क्लियर होना, डीमोटिवेशन हो रही है, हो ही नहीं रहा, मतलब लो सा फील हो रहा है, तो वो लो से अप वाला फील कैसे आता था? टीचर से बात करके कि हाँ मतलब मेरे को डीमोटिवेशन हो रही है कि थोड़ा मोटिवेट करो, तो फिर उन्होंने समझाना कि ऐसे नहीं होता, कि नहीं तुम कर सकते हो। ठीक है। आपने +2 किस स्कूल या बोर्ड से करी और कितने % के साथ? +2 मैंने पंजाब बोर्ड से की थी, RS मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड देन +2 में मेरे 90% थे। तो आपको +2 में भी आपकी परसेंटेज अच्छी है, तो आपको +2 लेवल से ही हार्डवर्क करने की, ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग देने की आदत है, या बोर्ड्स के बाद एंट्रेंस के लिए स्पेशल चेंज करना पड़ा अपने आप को? बोर्ड्स में मैम ऐसे था कि मेरा बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा था, मतलब स्कूल ही मेरा 5 o'clock तक ओवर होता था, उसके बाद फिर ट्यूशन्स होती थी रात का 9 o'clock तक। तो फिर उसके बाद वहाँ पे भी हार्डवर्क किया ही, यहाँ पे और भी हार्डवर्क कर लिया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है। ठीक है, ठीक। आपने जब ज्वाइन किया सनी कोचिंग क्लासेस तो आपकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होएगी, क्या वो सारी फुलफिल हो गई? एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत मतलब फुलफिल रही। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो अब टाइम पीरियड नीट के लिए तो बहुत कम था, कि ऐसे हो रहा था कि पता नहीं कितना स्कोर आएगा कितना नहीं आएगा, बट एज़ कम्पेरेटिवली टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कोर आ गया था। उसके बाद फिर देन एम्स का था, एम्स में भी टीचर्स ने पूरा प्रॉपर गाइड किया और क्वेश्चंस भी बताए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए, अगर कोई डाउट होता है तो फिर साथ में क्लियर कर देते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? माई हॉबीज़ आर ट्रैवलिंग, बुक रीडिंग एंड देन डांसिंग। ओके, ओके। RS स्कूल से आपने करी ना अपने 12th? यस मैम। वो स्कूल, उसका स्कूल का रिव्यू कैसा है? स्कूल जब मैंने ज्वाइन किया था तब स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी थी, मतलब ये नहीं कह सकते कि थी नहीं, थोड़ी सी थी स्ट्रिक्टनेस, मतलब DPs में बाहर जाने नहीं देना, मतलब कोविड था, बट ये था कि गर्ल्स अलग है और बॉयज़ अलग है, प्रॉपर ग्रुप्स वगैरह एक्स्ट्रा क्लासेस लगनी और वैसे भी क्लासेस लगनी जो स्कूल टाइम था। और अब तो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी कम हो गई है। कम हो गई है? यस। ये आपको क्या लगता है कि स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए, या आपके साथ गलत हो गया, आपके टाइम पे कम होनी चाहिए थी? नहीं, स्ट्रिक्टनेस की वजह से स्टूडेंट पढ़ सकता है, विदाउट स्ट्रिक्टनेस अगर स्ट्रिक्टनेस ही नहीं होएगी तो फिर स्टूडेंट तो करेगा कि हाँ स्ट्रिक्टनेस नहीं है, अपनी मौज मस्ती करी जाएगा, कि फिर वहाँ पे स्टडी नहीं हो सकती, स्ट्रिक्टनेस की वजह से हो सकती है। ठीक है। अगर श्रुति मैं आपको कहूँ कि मैं आपको बैक डेट में लेके जा रही हूँ 3-4 महीने पहले, मैं अप्रैल में आपको लेगी मान लो, तो आप किस पॉइंट पे अपने आप को चेंज करना चाहेंगे, या कुछ भी नहीं चेंज करना, जैसे चल रहा है सही है, चलने देना है? स्टार्टिंग के डेज़ में मैं थोड़ी सी अनसीरियस थी, बट जैसे जैसे स्कूल ने टीचर्स ने हार्डवर्क करवाया तो वैसे सीरियसनेस और बढ़ती गई, और मतलब उस अकॉर्डिंग हार्डवर्क के अकॉर्डिंग फिर परसेंटेज भी अच्छी आई। ठीक है। जब आपने ज्वाइन किया मार्च में, तब तक तो मुझे लगता है आपके स्कूल में जो बोर्ड एग्जाम्स थे वो भी नहीं खत्म हुए होंगे? नहीं मैम, बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे अभी उस टाइम पे। तो फिर बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ नेक्स्ट एंट्रेंस के लिए तैयारी करना, +1 का भी सिलेबस साथ करना मुश्किल नहीं होता? नहीं मैम, एक्चुअली मेन एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए थे, जो ग्रेडिंग सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश पंजाबी हो गया, वो रह गए थे। उसका मतलब उसमें टाइम पीरियड काफ़ी था, 10-15 डेज़ का गैप था हर एक एग्ज़ाम में। फिर भी एग्ज़ाम डे वाले दिन जैसे कोचिंग से छुट्टी हो जाती होगी, तो फिर वो सिलेबस मिस हुआ? सिलेबस तो मिस हुआ था, बट टीचर्स ने करवा दिया था।
ठीक है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस सनी कोचिंग क्लासेस के साथ कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो लकली सुपर था, बहुत अच्छा था। क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? नो मैम। क्या हम आपके वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू श्रुति फॉर गिविंग योर टाइम।